Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. We will start a new unit, that is motion of system of particles and rigid body. First we will go for the introduction. देखो बेटा, so far जो हमने पढ़ा है, that is so far we have studied motion of a single particle, जिसको हम आमतौर पर ट्रीट करते थे एज पॉइंट मास, जिसको पास प्रैक्टिकली कोई रियल साइज नहीं है. ये हमने कंसिडरेशन ली थी. सो फार जो हमने चाहे काइनेमेटिक्स पढ़ा, डायनामिक्स पढ़ा, उसमें हम कंसिडर यही करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करना है जिनके पास कोई खास साइज नहीं है. लेकिन जब हम रियलिटी की तरफ आएंगे, कोई भी रियल बॉडी देखेंगे जो एक्चुअली हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, उनके पास फाइनाइट साइज है. दैट्स एनी रियल बॉडी विच वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ हैज़ अ फाइनाइट साइज. ठीक है ना. तो वही मैं कह रहा था कि फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्कस हमने की मोशन बॉडीज़ की बाई कंसिडरिंग देम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आपको याद होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन मास बट नेग्लिजिबल साइज. इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट द मोशन इज क्वाइट सिंपल. दैट्स हमने वहाँ पे उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ली थी. तो उसके पास आमतौर पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन ही होती है. लेकिन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉडीज या ऑब्जेक्ट जो है उनके पास कुछ डेफिनेट साइज होता है जो आप देखते हो अपने सराउंडिंग में या यू इनकाउंटर इन ऑन डेली बेसिस. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेफिनेट साइज, जो हम एक्चुअली अपने डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं. तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट ये बना हुआ होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना. ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब वो कुछ पार्टिकल्स असेंबल हो जाएंगे. तो देयरफॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज यूजुअली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे पे ये फोर्स भी अप्लाई करेंगे. तो देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ दिस इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज नोन एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो ये जो कलेक्शन वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ये जुड़ गए, तो वहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. तो देयरफॉर इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं. द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स है. ठीक है ना. कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जो इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे. तो देयरफॉर बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पत्थर देखते हो, ठीक है ना, एक बॉल देखते हो, आप ज़मीन पे बैठे हो, ये ज़मीन भी है, आप सन देखते हो, मॉलिक्यूल देखते हो, एटसेट्रा, दे आर ऑल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. बिकॉज इन सारे ऑब्जेक्ट्स में पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, ये पार्टिकल्स की वजह से बने हुए हैं, और वो पार्टिकल्स इंटरनली क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. ठीक है ना. तो देयरफॉर जस्ट इन जनरल गिविंग अस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है ना बेटा. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी लूँ, ये इंट्रोडक्शन आपको याद है, मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिखूँ. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए collection of large number of particles interacting with each other. ठीक ना. एग्जाम्पल हो गई आपके पास स्टोन, बॉल, अर्थ, सन, मॉलिक्यूल एंड सो ऑन एटसेट्रा. ठीक है ना. तो आमतौर पर इस यूनिट में हम क्या कोशिश करेंगे बेटा, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ दिस एक्सटेंडेड बॉडी, दैट्स मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इसको एक्सटेंडेड बॉडी भी हम कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं. तो देयरफॉर इस यूनिट में हम बेटा एक्चुअली यही चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी विल कंसिडर दैट एक्सटेंडेड बॉडी एज अ रिजिड बॉडी. सिंपलिसिटी के लिए क्या हम करेंगे, हम इन एक्सटेंडेड बॉडीज, इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को क्या कंसिडर करेंगे, रिजिड बॉडीज कंसिडर करेंगे. ठीक है ना. तो या इसी तरह मैं ये भी कहूँ आपको, इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन देखेंगे इन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का, जिनके पास अब फाइनाइट डायमेंशंस है. लेकिन जब हम इनको डिस्कस करेंगे, इफ दीज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज अगर ये डिफॉर्म हो जाएंगे ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, यानी आमतौर पर हम इसमें रोटेशनल मोशन ही देखेंगे,
तो अगर रोटेशन इफ दीज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज अगर ये डिफॉर्म हो गई ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, तब जो मोशन है ऑब्जेक्ट्स की ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम लिया और सिस्टम को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिस्टम मोशन दिखा रहा है, लेकिन मोशन दिखाने के वक्त जब हम फोर्स एक्चुअली इस पर अप्लाई करते हैं ये कुछ डिफॉर्म हो जाती है। तो जब ये डिफॉर्म हो जाएगी तो इसकी मोशन जो है ना बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, ये मुश्किल बन जाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉर सिंपलिसिटी हम इन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं कि इनकी जो शेप है ना वो डिफॉर्म नहीं होती है जब हम उन पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं। तो उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है या ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनको हम कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी। क्यों रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पे ऊपर फोर्स लगाएंगे रोटेशनल मोशन दिखाने के लिए, लेकिन अगर फोर्स की वजह से ये डिफॉर्म हो गई, इनकी शेप तब्दील हो गई, तब इनकी मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक कंसिडरेशन लेके आते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये डिफॉर्म नहीं होते हैं। वो पहले ही हम अज्यूम कर देते हैं कि जो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या एक्सटेंडेड बॉडी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ये डिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना। जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी एक्सटेंडेड बॉडी को क्या कहा जाता है, रिजिड बॉडी, ठीक है ना बेटा। आइडियली जो रिजिड बॉडी है ना वो इट इज दैट विच हैज डेफिनेट साइज। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका डेफिनेट साइज हो, फिक्स साइज हो और एक पर्टिकुलर शेप हो, डेफिनेट शेप हो। वाई? बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना ऑफ सच अ बॉडी, दे डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स, ठीक है ना। यानी कि हम रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, एक रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। क्यों? बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर आप कहीं पे भी कोई दो पार्टिकल्स कंसिडर करोगे, जो डिस्टेंस उन दो पार्टिकल्स के दरमियान है वो दैट रिमेन्स फिक्स्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो रिजिड बॉडी क्या करता है, वो कंजर्व अपनी शेप करता है मोशन के दौरान। जब उसकी मोशन के लिए आप फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी साइज चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज जो डिस्टेंस पार्टिकल्स के दरमियान वो कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है जब उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है ना बेटा। तो डियरफॉर फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी हम कुछ की कंसेप्ट लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट की कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, जिसके इर्द गिर्द एक्चुअली यूनिट ज्यादातर घूमेगा। दैट इज वी विल फॉर डिस्क्राइबिंग दिस मोशन ऑफ, चूंकि मोशन हमने अंडरस्टैंड अब करने सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की मोशन एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ की कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें एक मेन इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है दैट सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट हमें एक्चुअली क्या किस में मदद करेगा, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग how we can apply justifiable the Newton's laws of motion in essentially the same way for the objects of large size, ठीक है ना। तो therefore एक्चुअली ये है, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली देखा किस तरह हम एक्सटेंड करवाएंगे न्यूटन्स लॉ, किस तरह हम न्यूटन्स लॉ यहाँ पे जस्टिफाई करवाएंगे इन ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है ना। दैट वी विल सी इन द कमिंग पार्ट्स। तो बिफोर दैट एक्चुअली वी विल अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ मोशन रिजिड बॉडी कैन हैव। कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पहले, सिस्टम का इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये चीज़ें हम पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक्चुअली आपने याद रखना है कि रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी, ठीक है ना। अब देखो रिजिड बॉडी हम खुद लेके आए हैं, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि रिजिड बॉडी कहाँ से हम लेके आते हैं। असली हमारे पास क्या है बेटा, देखो बेटा फिर से मैं स्टार्ट फ्रॉम सेम जल्दी मैं बताऊंगा कि जो चीज़ अब तक हमने पढ़ी उसमें मेनली हम कंसिडर करते थे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लेते थे, जिनके पास साइज कुछ है, एक स्मॉल साइज है, फाइनाइट मास, उनके पास छोटा कम मास और बहुत कम साइज होता था। तो देयरफॉर वाई वो हम क्यों लेते थे, ताकि आमतौर पर जो हमारी मोशन बन जाती थी वो क्वाइट सिंपल बन जाती थी, दैट इज लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स का फाइनाइट साइज होता है, फाइनाइट मास होता है। तो देयरफॉर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनकाउंटर करते हैं इस अपनी सराउंडिंग्स में, फॉर एग्जाम्पल आपने पत्थर देखी, बाल देखी, ट्री देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा, तो दैट ऑब्जेक्ट यूजुअली इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, होता है ना, बड़े बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है, और वो पार्टिकल्स इंटरनली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं,
ठीक है ना। तो देयरफॉर उसको मैंने आपको कहा कि जो वहाँ पे जो बन जाता है वो एक्चुअली बाद में हम कहते हैं वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ये जो अब आपके पास पत्थर है, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बाल है, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अर्थ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल है, इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अंदर से। तो उसको आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या तो हम उसको कहते हैं या उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये मोशन दिखाता है, स्पेशली रोटेशनल मोशन दिखाने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये डिफॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा ये डिफॉर्म हो जाता है। जब ये डिफॉर्म हो जाता है तो इसकी जो मोशन है ना रियलिटी में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो उसी कॉम्प्लिकेटेडनेस को खत्म करने के लिए हम एक एजम्पशन लेते हैं कि हम कहते हैं कि जब हम फोर्स इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगाएंगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। तो देयरफॉर जब ये डिफॉर्म नहीं होगा तो उस बॉडी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। ठीक है ना। यानी वो बॉडी जो एक्चुअली डिफॉर्म नहीं होगी जब हम एक्चुअली उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो आमतौर पर मैंने आपको कहा कि जो रिजिड बॉडी आइडियली जब हम बात करेंगे, रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज अ डेफिनेट साइज। रिजिड बॉडी का डेफिनेट साइज होता है, इसका एक डेफिनेट शेप होती है इसकी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इन विच the distance between any two constituent particles remains fixed rather under application of एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना। तो ये रिजिड बॉडी आपके पास अब रही जिसका डेफिनेट साइज डेफिनेट शेप होता है और कोई भी पार्टिकल जो होता है जब उस पर फोर्स होता है तो अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो दैट इज वाई उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस रहती है वो सेम रहती है, वो फिक्सड रहती है। दस रिजिड बॉडी दस कंजर्व्स इट्स शेप एंड इट इज मोशन। अगर आप रियल सिचुएशन में बेटा देखते हैं, नो बॉडी इज परफेक्टली रियल बॉडी, रिमेंबर दिस थिंग। अगर रियल सिचुएशन, ये हम आइडियल केस मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे थ्योरेटिकली हम कंसिडर ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब रियलिटी में हम देखें दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता, बिकॉज एवरी बॉडी डिफॉर्म्स टू सम एक्सटेंट। अगर आपके पास हार्ड से हार्ड रिजिड से रिजिड ऑब्जेक्ट हो, फिर भी जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो कम से कम थोड़ा नेग्लिजिबली तो वो डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। However, मैं आपको बताऊं इन बॉडीज लाइक मेटालिक स्फीयर्स, वुडन ब्लॉक्स, आयरन बीम्स जो आप देखते हो, जो डिफॉर्मेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो उनको हम ऑलमोस्ट रिजिड बॉडी लेते हैं क्योंकि वो इतने हार्ड होते हैं। आप देखो, आप पत्थर से मारते हो किसी बड़े से मेटल बार को तो आपको दिखाई नहीं देता कि ये डिफॉर्म है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो दैट्स वाई उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो एक्चुअली रिजिड बॉडी है। तो देयरफॉर एक्चुअली बेटा आज से जो आगे आके जो बॉडीज डिस्कस होंगी वो यही रिजिड बॉडीज एक्चुअली आमतौर पर डिस्कस अब होंगी। नाउ आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा रिजिड बॉडी क्या है। Now we'll go for the concept of system, internal force and external force. ठीक है ना। Concept of a system, internal forces and external forces. ठीक है ना। इंट्रोडक्शन चल रही है बेटा। देखो बेटा, एवरी बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज इट मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको पता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ साइज है तो वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है। आपने पत्थर देखा, पत्थर के पास फाइनाइट साइज है तो ऑब्वियसली पत्थर अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंडिविजुअली, यू नो दैट। अब ऑब्जेक्ट है, इसमें इतने सारे इन्फिनाइट पार्टिकल्स हैं, तो कितना मुश्किल है अगर हम हर एक पार्टिकल की मोशन स्टडी करें, दैट इज उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की इंडिविजुअली में बात करें। इट इज इम्पॉसिबल है। एक अगर आप एक रिजिड बॉडी लोगे उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अलग अलग किस तरह हम उनकी पोजीशन, वेलोसिटी, मोशन अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर उसके लिए अब तो क्या करना है, वी देयरफॉर हैव टू devise a method for describing the overall motion of the body. तो obviously
हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा मेथड डिवाइस करना है जिससे हम ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर सकें विदाउट गोइंग इनटू द सेपरेट कंसेप्ट, क्योंकि सेपरेट कंसेप्ट इम्पॉसिबल है। तो देयरफॉर हम जनरली एक मेथड हमने डिस्क्राइब करना है जो जनरली इस ऑब्जेक्ट की मोशन को हमें एक्सप्लेन करके दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम। तो उसके लिए हम कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। आया ना समझ में कहाँ से कंसेप्ट ऑफ सिस्टम आया? तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम इन बॉडीज की जनरल मोशन को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है ना? व्हाट इज अ सिस्टम नाउ? A collection of any number of particles interacting with one another is said to form a system. अब सिस्टम किसको हम कहेंगे? एक सिंपली एक सिस्टम हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जो इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उसको सिंपल में हम क्या कहते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? दैट्स ए कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स interacting with one another। ठीक है ना? said to form a system। एक कलेक्शन है, एक जमा हुए है एक नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम सिंपल में कहते हैं, वो अब सिस्टम है। ठीक है ना? यहाँ पे मगर आपने ध्यान रखना है, ये जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वन अनदर। ये जो इंटरेक्टिंग का वर्ड यहाँ पे मैंने लगाया, इट सिंपली सेज दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन वन अनदर। ये जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना? और दीज फोर्सेज अलोन इनेबल देम टू फॉर्म अ वेल डिफाइंड सिस्टम। और यही फोर्सेज एक्चुअली हमें क्या करते हैं, ये उनको एक्चुअली इनेबल करते हैं, दिखा के देते हैं हमें कि ये एक्चुअली वेल डिफाइंड सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? दस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास फाइनाइट साइज है ना, उसको हम रिगार्ड अप कर सकते हैं वो एज ए सिस्टम। आपका पत्थर है, आप उसको सिस्टम कंसिडर कर सकते हो। आपके पास बाल है, आपको सिस्टम कंसिडर कर सकते हो। आपके पास कोई बॉक्स है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, ये एक सिस्टम है। आपके पास बुक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि ये एज ए सिस्टम है। तो इन जनरल जो भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे पार्ट वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो उस फोर्स की वजह से जो वहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की वजह से बेटा एक्चुअली उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एज ए सिस्टम है। अब ऑल द फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं बाय वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम एक दूसरे पे, उनको हम इंटरेक्टिंग फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना? अब सिस्टम में पार्टिकल्स आपने देखे, सिस्टम पार्टिकल का बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो तमाम वो फोर्सेस जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, उनको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। है ना? ऑल द फोर्सेस exerted by various particles of the system on one another are called as internal forces. But remember that जो internal force between any two particles of the system are mutual। वो mutual forces है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए forces होते हैं। ये नहीं कि एक ही साइड का force है, नहीं, दूसरे साइड का भी है। ठीक है ना? दैट्स इंटरनल फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, उसी को हम म्यूचुअल कहते हैं। ठीक है ना? तो आमतौर पर ये फोर्सेस लेटर ऑन फिर क्या होंगे, ये एक्चुअली ये फोर्सेस लेटर ऑन कैंसल आउट होंगे क्योंकि म्यूचुअल फोर्सेस है। ठीक है ना? फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो ये सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, उन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना? नाउ ये जो इंटरनल फोर्स है ना, किसी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान, किसी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान, सिस्टम के दो पार्टिकल्स के दरमियान, वो म्यूचुअल होता है। दैट्स इंटरनल। थोड़ा सा मैं लिख के भी रखूंगा आपके पास। इंटरनल ये जो फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, म्यूचुअल होता है। दैट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंड करना बेटा। म्यूचुअल मतलब किसी भी दो पार्टिकल, अगर हम सिस्टम के दो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स अंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो फोर्स इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल, एक इसकी जाने भी होता है और इसकी जाने भी होता है, विच मीन्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट। है ना? ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो देयरफॉर हेंस कैंसल आउट। तो ये लेटर ऑन क्या हो जाते हैं, ये कैंसल हो जाते हैं। ठीक है ना? दैट इज द इंटरनल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, दे आर म्यूचुअल। दैट्स इंटरनल फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना? सच फोर्सेस कैंसल आउट इन पेयर्स, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो, तो इंटरनली अब आपके पास जो सिस्टम है, इंटरनली अब सिस्टम के पास कोई फोर्स नहीं है। वाई? बिकॉज जितने भी फोर्स वहाँ पे पार्टिकल्स एक्चुअली इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे जनरेट करते हैं, वो सारे फोर्सेस कैंसल आउट हो जाते हैं, इन पेयर्स वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस एट द, हम कहेंगे नेट इंटरनल फोर्स या टोटल इंटरनल फोर्स, अगर हम एट द एंड देखेंगे वो जीरो होगा, है ना? क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाते हैं। अब अगर हमने मूव करना या स्टॉप करना है एक ऑब्जेक्ट को, फाइनाइट साइज वाला ऑब्जेक्ट, तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे फ्रॉम आउटसाइड।
अब आपका ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ है उसको चलाना है, या ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन है उसके पास उसको रुकाना है। अब इंटरनल फोर्स तो है नहीं, तो देयरफॉर हमें उसको चलाने के लिए या रुकाने के लिए हमें बेटा उस पर कुछ एक्सटर्नली कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस फोर्स exerted on a given system by an agency outside the system is called as external force। अब वो फोर्स जो एक एक्सटर्नल एजेंसी को इस ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ेगा उसको रुकाने के लिए उसको चलाने के लिए, तो देयरफॉर दैट फोर्स बेटा इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। यू नो दैट एक्सटर्नली जो भी फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे तो उनको हम जनरल में एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। द ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो आमतौर पर जो जनरल मोशन ऑब्जेक्ट की होती है ना वो इफेक्ट सिर्फ किस फोर्स की वजह से होती है, इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आमतौर पर हम ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवाते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, रेस्ट टू मोशन, डायरेक्शनल चेंज, दिस ऑल इज बीइंग डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स व्हिच यूजुअली इज अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। यू नो दैट, ठीक है ना बेटा। Before we go the concept of beta center of mass, first we will find what kind of motion a rigid body can have। rigid body को किस किस टाइप की मोशन अब हो सकती है। अब हमको कंसेप्ट सिस्टम का इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का पता चला। नाउ वी विल फाइंड काइंड्स ऑफ मोशन द रिजिड बॉडी कैन हैव। रिजिड बॉडी के पास अब कौन कौन सी मोशन अब हो सकती है, ठीक है ना। तो आमतौर पर रिजिड बॉडी को के पास 3 काइंड्स ऑफ मोशन होती है, ठीक है ना। kinds of motion of a rigid body। तो रिमेंबर a rigid body may have 3 kinds of motion। या तो इसके पास प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, या तो प्योर रोटेशनल मोशन, या नंबर 3 उसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। यहाँ तो उसके पास अब दोनों ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और रोटेटरी मोशन भी होगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपके पास जो ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है या तो खाली उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगी या खाली उसके पास रोटेशनल मोशन होगी या दोनों उसके पास होगी, ठीक है ना। अब हम इन को एक्चुअली हम इनको बेटा क्या करेंगे, हम इनको सेपरेटली अब एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन, देन वी विल एक्सप्लेन रोटेशनल मोशन, एंड देन वी विल गो फॉर बोथ द मोशंस। ये दोनों कब उसके पास होंगी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।